नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स का सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र। याद रहे हमारे जो 12th फिजिक्स का जो 9 चैप्टर है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। टोटल हमारे कितने चैप्टर है भाई? 13 चैप्टर है। ये सब में से सबसे बड़ा चैप्टर है। और चैप्टर जो 9 है, इसके अंदर भाई बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट काम करते हैं। यदि आपने अच्छे से चैप्टर को रीड नहीं किया तो फिर आपको उन कॉन्सेप्टों को लगाने में काफी परेशानी आने वाली है। तो आप आज से ही बच्चों इस क्लास से ही स्टार्ट कर दीजिए 9 चैप्टर को। एक भी क्लास आप मिस मत कीजिएगा। यदि आप एक भी क्लास मिस नहीं करते हो तो गारंटी है ये चैप्टर आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको लगेगा भाई इससे तो आसान कुछ है ही नहीं। साथ ही साथ क्लासों को अपडेट पाने के लिए हमने आप सभी की सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप का मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके भाई ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर एक क्लास का अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारे सामने एक क्वेश्चन ये बन के तैयार हुआ कि सर किरण प्रकाशिकी क्या होता है। याद करो, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया है। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको स्थिर आवेश के बारे में पढ़ाया। स्थिर आवेश के बारे में। तो स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करना कहलाता है स्थिर वैद्युतिकी। राइट। अब देखिए, यहां पर है किरण प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी यहां से हम भाई परिभाषा बना सकते हैं। किरण प्रकाशिकी, प्रकाशिकी का मतलब है भाई प्रकाश। क्या है? प्रकाश। तो किरण प्रकाशिकी की डेफिनेशन हो जाएगी कि प्रकाश के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है भाई? प्रकाशिकी कहलाता है। तो इसको लिखते हैं हम। सबसे पहले हमारी हेडिंग है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी। ठीक है। जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा, ऊष्मा के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता था? ऊष्मा गतिकी। ठीक है। स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करना स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है। ऐसे तो ऐसे ही प्रकाश के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्रकाशिकी। तो लिखते हैं इस बात को, प्रकाश के बारे में नोट्स बनाते हुए चलना भाई अच्छे से ना। प्रकाश के बारे में अध्ययन करना प्रकाशिकी कहलाता है। कहलाता है। ये तो डेफिनेशन हुई प्रकाशिकी की। किरण प्रकाशिकी क्या है? अब देखिएगा आगे। अब सबके मन में एक सवाल उत्पन्न हो जाता है कि सर प्रकाश के बारे में अध्ययन करना प्रकाशिकी आपने बताया, तो ये प्रकाश क्या है? तो अब हम पढ़ने वाले भाई प्रकाश के बारे में। तो मैं आप सभी से पूछूं भाई प्रकाश क्या है? तो आप सभी का जवाब आएगा सर, हमारा जो घर है उसके साइड में एक क्या है व्यक्ति रहता है, उसका नाम क्या है? प्रकाश है। तो मेरे भाई उस प्रकाश की मैं बात नहीं कर रहा। जो आपके गली मोहल्ले में जो प्रकाश रहता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं साइंस के अंदर प्रकाश की बात कर रहा हूँ। प्रकाश क्या होता है? देखिए, आप सभी ने 10th क्लास तक प्रकाश की परिभाषा पढ़ी होगी। आपने वहां अच्छे से पढ़ा होगा, जो भी स्रोत या जो भी वस्तु हमें क्या देती है भाई? रोशनी देती है। क्या देती है? रोशनी देती है, या फिर कह सकते हैं उजाला देती है। उस वस्तु या स्रोत को हम क्या कहते हैं भाई? प्रकाश कहते हैं। हमने वहां डेफिनेशन में लिखे थे 10th क्लास 9th क्लास के अंदर कि प्रकाश वह कारक है जो हमें किसी वस्तु को दिखाने में क्या है भाई? सहायता करता है। जैसे मान के चलिए सूर्य है। सूर्य है। ठीक है। अब देखिए, जब तक आपका सूर्य उदय नहीं होता है सुबह, तब तक आपको वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। हालांकि वो एक चीज अलग हो जाती है, कोई वस्तु आपके पास में है तो वो आपको अच्छे से दिखाई दे देगी, लेकिन वही वस्तु यदि आप उसको दूर रखते हो और सूर्य उदय नहीं हुआ है, तो वो वस्तु आपको भाई दिखाई नहीं देगी, या फिर दिखाई भी देगी तो धुंधली दिखाई देगी। लेकिन जैसे सूर्य आपका उदय हो जाता है, तो वह वस्तु आपको स्पष्ट रूप से देखना स्टार्ट हो जाती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सूर्य क्या प्रदान करता है भाई? रोशनी, उजाला प्रदान करता है।
और जो कारक, जो स्रोत हमें वस्तु दिखाने में सहायता करते हैं, उनको हम कहते हैं भाई प्रकाश। क्या कहते हैं? प्रकाश। लेकिन ये परिभाषा है, ये आपकी 10th 9th क्लास के लेवल की है। अब आप सभी आ चुके हो 12th क्लास के अंदर, तो यहां पर आपको 12th क्लास के स्टैंडर्ड की क्या देनी पड़ेगी भाई? डेफिनेशन देनी होगी। तो समझना ध्यान से। देखिए, जो प्रकाश है वो क्या है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा आपने 11th फिजिक्स के अंदर, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो वहां हमने अच्छे से रीड किया था कि जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है उसके दृश्य भाग में, कौन से भाग में? दृश्य भाग हुआ, परावैंगनी भाग हुआ, अवरक्त भाग हुआ, ये सारी चीजें हमने कहा पढ़ी है? स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ी है। तो जो दृश्य भाग होता है स्पेक्ट्रम का, ठीक है, जिसकी तो तरंग दैर्ध्य है, जिसकी जो तरंग दैर्ध्य है लैम्बडा, वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? प्रकाश कहते हैं। ये डेफिनेशन है 12th क्लास की। तो डेफिनेशन क्या बनी भाई? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग, उस भाग को हम कहते हैं दृश्य भाग। इसको भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, जिसकी तरंग दैर्ध्य 4000 नैनोमीटर से कितनी हो? 80 नैनोमीटर हो, प्रकाश कहलाता है। चलिए इस बात को हम लिखते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग, वह भाग कौन सा भाई? दृश्य भाग। ब्रैकेट में लिख लेना, दृश्य भाग, जिसकी तरंग दैर्ध्य, जिसकी तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर हो, प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? प्रकाश कहलाता है। राइट। ये डेफिनेशन है 12th क्लास के स्टैंडर्ड की प्रकाश की। ठीक है, आप 10th क्लास की परिभाषा भाई नहीं लिखोगे। ठीक है, और याद रहे एग्जाम में प्रकाश की कोई डेफिनेशन पूछता भी नहीं, लेकिन कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, प्रकाश वास्तव में है क्या। अब देखिएगा ध्यान से, आप सभी ने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी होगी प्रकाश के बारे में कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। तो थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपको दिख ही रहा होगा आवाज कितनी भारी हुई है। आवाज भारी रीजन होने का यही रीजन है कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आप सभी को वीडियो देना है रेगुलर, तो भाई वीडियो में बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है भाई? प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए यहां पर एक शब्द आया है सीधी रेखा, तो आप सभी के मन में एक सवाल होना चाहिए यहाँ पर कि गुरुदेव आप ये बताइए, आपने लाइन लिखी है प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, ऐसा क्यों है? प्रकाश सीधी ही रेखा में गमन क्यों करता है, टेढ़ी रेखा में गमन क्यों नहीं करता? ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहाँ आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। ये आपका दिमाग है, दिमाग की क्या है? बत्ती है। आप समझना ध्यान से, प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन क्यों करता है। देखिए आपने दो प्रकार की तरंग दैर्ध्य पढ़ी थी, अनुप्रस्थ तरंगे और एक अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग, दो प्रकार की तरंगें होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अब समझना ध्यान से, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है और अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है। देखिए बात की जाए अनुदैर्घ्य तरंग की, तो इसमें क्या होता है, जो तरंग है वो इस टाइप से चलती है, ऊपर वाले को कहते हैं सुरंग और नीचे वाले को कहते हैं हम गर्त। बेसिकली मैं अनुदैर्घ्य तरंग की मैं बात कर रहा हूं, मैं अनुप्रस्थ की बात नहीं कर रहा। ठीक है, और अनुप्रस्थ की बात करते हैं, चलो कर लेते हैं, यहाँ पर आया है तो इसमें क्या है, एक जो कण है स्रोत को क्या है
उसी अक्ष के अनुदिश क्या है भाई गति करते हैं, और इसमें क्या है सुरंग और गर्त में क्या है भाई आगे तरंग चलती है। अब देखिए सुरंग और गर्त के मध्य की दूरी जो है वो कहलाती है तरंग दैर्घ्य, इसको हम व्यक्त करते हैं भाई लैम्बडा से, राइट। चलिए अब देखना ध्यान से, इसकी जो तरंग दैर्घ्य है प्रकाश की वो 400 नैनोमीटर से कितनी है 800 नैनोमीटर है। अब आप 400 नैनोमीटर को कन्वर्ट करते हो मीटर के अंदर, तो 400 गुणा एन का मतलब नैनो, नैनो का मतलब 10 की घात -9, यहां से 4 गुणे 10 की घात -7 बचेगा, नीचे लाओगे तो 4 बटे में 10 की पावर 7, यहां से 0.0000 समथिंग 4 मीटर भाई हमें क्या है तरंग दैर्घ्य मिल जाएगी। अब देखना ध्यान से, इतनी कम तरंग दैर्घ्य है तो जहां आपका सुरंग बनेगा भाई वही क्या बन जाएगा आपका गर्त बन जाएगा, क्योंकि तरंग दैर्घ्य है ही नहीं। सुरंग पे पहुंचना था गर्त पे आना था, लेकिन तरंग दैर्घ्य कम होने की वजह से उसी पर सुरंग बन जाएगा, उसी पॉइंट पे क्या बन जाएगा गर्त बन जाएगा। तो ऐसे ही बनते जाएंगे तो आप देखोगे प्रकाश क्या है भाई एक सीधी रेखा में क्या है भाई गमन करेगा, सीधी रेखा में गमन करेगा। तो यही रीजन है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन क्यों करता है, क्योंकि जो इसकी तरंग दैर्घ्य है भाई वो अल्प होती है। क्या होती है अल्प, हालांकि दिख तो आपको 400 800 दिख रहा है, लेकिन भाई मेरे भाई वो नैनोमीटर में है, और नैनो को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि 0.004 तक जा रहा है, बहुत कम है। तो कम होने की वजह से सुरंग और गर्त क्या है एक साथ बन जाते हैं। यही रीजन है कि प्रकाश क्या है सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला है हमारा प्रकाश किरण। चलिए प्रकाश किरण की हम बात कर लेते हैं। एक सेकंड, देखिएगा प्रकाश किरण क्या है, अगली हेडिंग लगा लीजिए प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण क्या है, किरण वो नहीं है जो शाहरुख खान वाली होती है मूवी के अंदर, है ना, देखिए ना आपने मूवी जिसके अंदर शाहरुख खान के साथ क्या होती है भाई किरण होती है, वो किरण नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये प्रकाश वाली किरण है, ठीक है। देखना ध्यान से, मान के चलिए प्रकाश का यहाँ कोई बिंदु है। अब ये हमारा क्या है यहाँ पे प्रकाश स्रोत है, यहाँ मान लो क्या है हमारा प्रकाश स्रोत है, ठीक है। अब इस प्रकाश स्रोत से क्या है भाई प्रकाश निकल रहा है, तो इस प्रकाशी बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक यहाँ कोई दूसरा बिंदु है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये आपका क्या है बी पॉइंट है। इस प्रकाश स्रोत ऐसे दूसरे बिंदु बी पर क्या है भाई प्रकाश जा रहा है, क्या है भाई प्रकाश जा रहा है, और ये जिस पथ पर क्या है भाई गमन कर रहा है, इस पथ पे क्या कर रहा है, ये गमन कर रहा है क्या प्रकाश। तो प्रकाश जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं। ये पूरा जो है ऐसे बी तक इसको हम नाम देंगे प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण क्या है भाई, प्रकाश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस पथ पर वो गमन करता है उस पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं। चलिए इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु, दूसरे बिंदु तक जिस पथ पर, जिस पथ पर गमन, जिस पथ पर गमन करता है, करता है उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तो यह आपकी परिभाषा हो गई भाई प्रकाश किरण की। एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ प्रकाश किरण दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ ए बिंदु है,
ये ए है, ये बिंदु बी है। तो प्रकाश क्या है भाई, ए बिंदु से कहां जा रहा है, बी बिंदु पर। यदि इसी डायग्राम को आप ऐसे बनाते हो, सारा खेल भाई एरो का है, तो इसका मतलब है कि जो प्रकाश है वो बी बिंदु से कहां आ रहा है, ए बिंदु पर। देखिए जो ये एरो लगे हुए हैं ना, एरो, सारा खेल इन एरो का ही है। पूरे फिजिक्स के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम इन एरो के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये एरो कहीं पर बदल गया तो उसकी दिशा भाई बदल जाएगी। जैसे कि आपने देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रकाश ए से कहां जा रहा है, बी, और इसका मतलब है प्रकाश बी से कहां आ रहा है, ए। तो एरो बदलने से प्रकाश की भाई डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। राइट, चलिए, ये है भाई प्रकाश किरण। अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश पुंज। अच्छे से लगा लीजिए सभी, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, देखिए ये आपकी क्या है भाई, प्रकाश किरण है। ये भी क्या है, आपकी प्रकाश किरण है। ये भी आपकी प्रकाश किरण है। ये भी आपकी क्या है, प्रकाश किरण है। तो प्रकाश पुंज की परिभाषा हो जाएगी कि प्रकाश किरणों का समूह। ये क्या है भाई, यहाँ पर बहुत सारी क्या है भाई, प्रकाश किरणें इकट्ठी है, तो ये क्या बन गया, प्रकाश किरणों का समूह बन गया। राइट, तो प्रकाश किरणों का जो समूह होता है वो प्रकाश पुंज कहलाता है। परिभाषा क्या है भाई, प्रकाश किरणों का समूह प्रकाश पुंज कहलाता है। प्रकाश पुंज कहलाता है। राइट, तो ये आपकी भाई प्रकाश किरण सब समूह है वो प्रकाश पुंज बन गया। ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है प्रकाश पुंज की। तो ये तो कुछ बेसिक बेसिक से हमने क्या देखी भाई, डेफिनेशन देखी, जैसे कि प्रकाशिकी क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में क्यों गमन करता है, प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश पुंज क्या है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं, देखिएगा। तो नाम को पकड़ लीजिए आप पहले तो। यहाँ क्या है, परावर्तन। परावर्तन का बेसिकली मतलब क्या होता है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि परावर्तन से आप क्या समझ रहे हो। जैसे कि परावर्तन का मतलब है वापस लौट आना, वापस लौट आना परावर्तन का मतलब होता है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि वापस लौट आने से क्या मतलब है, कैसे यहाँ पर प्रकाश लौट कर आएगा। देखिएगा, जब भी हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक परावर्तक सतह लेते हैं। परावर्तक सतह है, इस पर क्या है भाई, पॉलिश है। यहाँ पॉलिश हुई पड़ी है, इसका मतलब यह है कि प्रकाश इधर से आएगा तो वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष प्रकार के पदार्थ की क्या है भाई, पॉलिश हुई है। इस सतह को हम नाम देते हैं भाई परावर्तक सतह। परावर्तक सतह बोल दीजिए, या फिर आप इसको परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हो। राइट, चलिए अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। अब इस परावर्तक सतह पर एक प्रकाश किरण आई, ये आपकी प्रकाश किरण आई। आने वाली प्रकाश किरण का हमने नाम रख दिया आपतित, आपतित प्रकाश किरण। क्यों, क्योंकि ये सतह पर आ रही है। ये एरो साफ साफ बता रहा है कि प्रकाश किरण इस सतह पर आ रही है। अब देखिएगा परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर आती है तो वह जितने कोण से आती है वापस उतने ही कोण पर लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं भाई, ये आपका क्या है, माध्यम है। ये आपका क्या है, माध्यम है ऊपर वाला, और यहां पर एक नीचे वाला आपका दूसरा माध्यम है। राइट, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। अब लौटेगी कैसे, वो समझ लीजिए ध्यान से। जितने कोण पर आई है उतना ही कोण बनाकर। अब वो कोण कैसे बनाएंगे भाई, हम अभिलंब, अभिलंब डालेंगे। पहले क्या डालेंगे, अभिलंब,
लंब डालेंगे, देखिएगा, एक सेकंड, तो यहां पर क्या है, एक अभिलंब डालेंगे, ठीक है, ये आपका भाई क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो जितने कोण से आई है वापस उतने ही कोण पर इसी माध्यम में क्या है भाई, लौट जाएगी। तो ये ऊपर की तरफ क्या है भाई, लौट गई। ये आपतित किरण है और ये क्या है भाई, आपका अभिलंब है। ये क्या है आपका, अभिलंब, ठीक है। और ये आपकी टकराने के बाद वाली किरण है, मतलब ये आपकी है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, आपतित किरण और ये जो कोण बन रहा है ये अभिलंब के बीच में बन रहा है, इसको कहते हैं इंटरनल एंगल, आपतन कोण। और आपतन कोण को व्यक्त करते हैं भाई आई से। और जो ये कोण है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बन रहा है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, परावर्तन कोण। इसलिए इसका रिफ्लेक्शन का क्या ले लिया, आर ले लिया, और इंटरनल कोण का क्या ले लिया भाई, आई ले लिया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार साइड में, जो कोण आपका आई है इसको आप किस नाम से जानोगे भाई, आपतन कोण। और जो कोण आर है इसको आप किस नाम से जानोगे, परावर्तन कोण, राइट। आपतन कोण और परावर्तन कोण। चलिए अब देखिए, अब इसके हम लिखते हैं भाई परिभाषा। परिभाषा क्या बन जाएगी भाई, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिए भाई डेफिनेशन लिखते हैं। देखिएगा, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये भाई आपकी डेफिनेशन हो गई प्रकाश के परावर्तन की। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। यहां से भाई बोर्ड एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का चांस होता है। कहां से, प्रकाश के परावर्तन के नियम में से। तो इसको आप अच्छे से भाई देख लीजिएगा। तो अगली हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, देखिए पहला नियम क्या है, डायग्राम देखिएगा आप। देखो यहां पर जो कोण आई है वो कोण आर के में हमेशा बराबर होगा परावर्तन में। जितने कोण से आती है उतने कोण पर क्या है, वापस लौट जाती है। तो पहला तो नियम यही बन गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। आपतन कोण वे परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात जो कोण आई है वो किसके बराबर है, कोण आर के बराबर होगा। ये तो हुआ हमारा पहला नियम। सेकंड रूल देखिएगा ध्यान से। देखिए सारी चीजें ना डायग्राम से क्लियर हो जाती है भाई। इस चैप्टर में क्या है, पूरा डायग्राम का खेल है। यदि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया ना तो चैप्टर में फिर कुछ भी नहीं है उस टॉपिक के अंदर, ठीक है। चलिए
देखो ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है, और ये क्या है आपका अभिलंब है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब क्या है, तीनों एक ही तल में है, एक ही तल में है। तो हम कह सकते हैं आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। राइट। चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। सुनना ध्यान से, थर्ड पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए मैं आपसे पूछूं कि जो प्रकाश किरण आ रही है और जो प्रकाश किरण जो है जा रही है, ठीक है, इनकी जो चाल है ना भाई वो अपरिवर्तित रहती है, चाल बदलती नहीं है। चाल कब बदलेगी भाई, चाल जब बदलेगी जब आपका माध्यम बदलेगा। अब ये माध्यम क्या समस्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं एक कहानी के माध्यम से। आप समझिएगा माध्यम का मतलब क्या है और माध्यम बदलने से चाल कैसे बदलेगी। थोड़ी सी कहानी इसको सुना देता हूं मैं आपको, है ना, इससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां क्या है, एक बाग है, और यहां भी एक बाग है। दोनों बाग क्या है, लगभग समान साइज के हैं। इस बाग के अंदर क्या है, पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ क्या है भाई, बहुत दूर दूर लगे हुए हैं, गैप है पेड़ों के बीच में, है ना, पेड़ों के बीच में क्या है भाई, गैप है। और यहाँ पर जो पेड़ है वो काफी पास पास लगे हुए हैं, काफी पास पास, बिल्कुल इतना ज्यादा गैप नहीं है इसकी तुलना में। ठीक है, ये आपका पेड़ है, ये आपके भाई पेड़ है। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं एक बच्चे से बोलता हूं कि आपको यहां से चलना है। लीजिए बढ़िया सा डायग्राम बना देते हैं। यहाँ आपको पहुंचना है, यहाँ आपका ए पॉइंट है, यहाँ आपका बी पॉइंट है, यानी कि इस बाग के एक छोर से दूसरे छोर पर आपको पहुंचना है। और इस बंदे से कहता हूँ भाई आपको भी ऐसे ही काम करना है, एक छोर से आपको भी दूसरे छोर पर पहुंचना है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइएगा, जब यहां पर इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम तो है राम और इसका नाम है श्याम। राइट। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो राम है और ये क्या है, श्याम है, तो राम ए से बी पर पहले पहुंचेगा या फिर श्याम ए से बी पर पहले पहुंचेगा। तो आप कहोगे सर जी राम श्याम से पहले पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा, क्योंकि राम की जो चाल होगी उस श्याम की चाल से क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इस बाग के अंदर जो है वो पेड़ क्या है, दूर दूर है, गैप है। ये जब ये भागेगा दौड़ लगाएगा तो बीच में टक्कर करने के लिए पेड़ों की संख्या क्या है, कम है। ये बचता बचता कहाँ पहुंच जाएगा, बी पर पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे श्याम ऐसे बी पर चलना स्टार्ट करेगा तो इसको क्या है भाई, एक गहरा जंगल के अंदर क्या है, पेड़ नजर आएंगे। और ये टकराता टकराता गिरेगा, फिर खड़ा होगा, फिर गिरेगा, फिर खड़ा होगा, फिर गिरेगा। तो आप देखोगे जब गिरेगा तो इसकी चाल क्या है भाई, कम हो जाएगी। फिर भागेगा, चाल बढ़ा दी, फिर गिर गया, फिर चाल कम हो गई। इसका मतलब क्या है भाई, राम की चाल क्या है, ज्यादा होगी श्याम की चाल की, क्योंकि इसको ज्यादा रुकावट से, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, रुकावट। यहां रुकावट क्या है, ज्यादा है, और यहां रुकावट, रुकावट तो यहां पर भी है लेकिन इसकी तुलना में क्या है भाई, कम है। तो ये ऐसे देखो, माध्यम बदला तो चाल क्या है भाई, बदल गई। यहाँ चाल क्या हो गई, कम हो गई। तो माध्यम बदलने से भाई चाल भी बदल जाती है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए प्रकाश के परावर्तन के अंदर यहाँ जो चाल है आपकी वो क्या रहेगी भाई, अपरिवर्तित रहेगी। उसका रीजन क्या है भाई, प्रकाश किरण जहां से आई उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो इस बात को नोट करते हैं कि आपतित किरण
तथा परावर्तित किरण की चाल अपरिवर्तित होती है। उसका आप रीजन दे सकते हो एक ब्रैकेट के अंदर, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि भाई अपरिवर्तित क्यों रहती है। क्योंकि दोनों एक ही माध्यम से गुजरती है। दोनों एक ही माध्यम से क्या है भाई, गुजरती है। ये आपको भाई लिखकर आना है। चलिए, ये तो हुए प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखिएगा ध्यान से, और आप क्या कर सकते हो, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बनते हैं, उनको मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। तो यहाँ पर आपको लिखना है भाई अगली हेडिंग, गुरु मंत्र। क्या लिखोगे, गुरु का मंत्र। तो मैं आप सबको मंत्र देने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप काफी क्वेश्चनों क्या कर दोगे भाई, सोल्व कर दोगे। गुरु मंत्र क्या है, मान के चलिए ये आपकी क्या है भाई, परावर्तक सतह है। यह आपकी भाई परावर्तक सतह है। इस परावर्तक सतह पर क्या है, एक जो प्रकाश किरण है, एक क्या है जो प्रकाश किरण है, वो लंबवत आ रही है। कैसे आ रही है, लंबवत आ रही है। ये आपतित लंबवत क्या है भाई, प्रकाश किरण है, जो इस परावर्तक सतह पर क्या है भाई, आ रही है। तो इधर एरो कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, प्रकाश के परावर्तन में यदि कोई प्रकाश किरण लंबवत आती है, तो जिस मार्ग से आई है वापस उसी मार्ग पर भाई लौट जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी डेरिवेशन करने में काम आएगा, याद रखना। जब भी कोई परावर्तन के नियम में कोई प्रकाश परावर्तक सतह पर लंबवत आपतित होती है, तो जिस मार्ग से आई है वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। तो इस बात को हम लिखते हैं। ये आपका गुरु मंत्र हो गया भाई पहला। ठीक है, चलिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। राइट। चलिए, ये तो हुआ आपका पहला गुरु मंत्र। अब बात करते हैं हम सेकंड गुरु मंत्र की, समझना ध्यान से। देखिए, जो प्रकाश के परावर्तन जो घटना है, इसमें माध्यम की जो चाल, माध्यम का अपवर्तनांक और माध्यम जो तरंग है और जो आवर्ती है, तरंग दैर्घ्य जो आवर्ती, वो तो रहती है भाई अपरिवर्तित। रीजन क्या है, माध्यम एक होने का रीजन है सबका। माध्यम क्या एक होने का क्या है भाई, रीजन है। लेकिन जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। अब ये तीव्रता क्या है वो सुनना ध्यान से। यहां एक नया शब्द आया है आप सभी के लिए, तीव्रता। देखिएगा, ये आपकी क्या है भाई, परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक सतह है। प्रकाश किरण आई, ऐसे वापस लौट गई। ये आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। राइट। ये कोण आपका आई हो गया, ये कोण आपका आर हो गया। ये आने वाली हो गई और ये जाने वाली हो गई। राइट। चलिए, अब देखिए, देखो दोनों प्रकाश किरणों का माध्यम नहीं बदला, मतलब चाल नहीं बदलेगी, पहली बात। ठीक है। और जो माध्यम का अपवर्तनांक है, माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब है माध्यम कौन सा ज्यादा है, सघन कौन सा है, विरल क्या है। जैसे कि आपने देखा ना, जंगल में पेड़ पास पास थे तो वो माध्यम आपका क्या है, सघन है। और उस जंगल में जहां पेड़ कम कम थे वो माध्यम आपका क्या है, विरल है। तो इसमें क्या है, देखो चाल अपरिवर्तित रहेगी, अपवर्तनांक अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। और जो प्रकाश की आवृत्ति है, तरंग दैर्घ्य की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी जो है, वो भी क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। लेकिन जो तीव्रता है,
वो क्या है भाई, कम हो जाएगी। तीव्रता क्या हो जाएगी, कम। तीव्रता का मतलब है चमक से। किससे है, चमक से। चमक, चमक क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। किस घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में। अब देखना कैसे। देखिए ये प्रकाश किरण आई, अब जैसे ही सतह से ये टकराएगी तो कुछ जो एनर्जी है इसकी क्या हो जाएगी भाई, लॉस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एनर्जी लॉस हो जाएगी। जब इसकी कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो इसके अंदर चमक थी वो क्या हो गई भाई, कम हो गई। और उस चमक को साइंस की भाषा में कहते हैं तीव्रता। तो तीव्रता क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। देखिएगा ध्यान से। सेकंड पॉइंट है ये, प्रकाश के परावर्तन की घटना में की घटना में माध्यम की चाल, कौमा माध्यम का अपवर्तनांक कौमा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, जबकि तीव्रता कम हो जाती है, कम हो जाती है। राइट, चलिए अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। तो अगली हेडिंग है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार देखिएगा ध्यान से। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, एक तो है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और एक है आपका विस्तृत परावर्तन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नियमित परावर्तन के बारे में। तो हेडिंग लगा लीजिएगा नियमित परावर्तन। देखो नाम से पता चल रहा है ये कैसा परावर्तन है, नियमित। नियमित का मतलब है रेगुलर, समझना ध्यान से। देखिए ये आपकी क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। देखिए यहां पर कोई प्रकाश किरण इस टाइप से आई, परावर्तन होकर ऐसे निकल गई। कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, परावर्तन हुआ, ऐसे निकल गई। कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, परावर्तन हुआ, ऐसे निकल गई। तो आप देखो कि यहां पर क्या हो रहा है भाई, प्रकाश किरण का जो परावर्तन है वो क्या है, एक ही दिशा में हो रहा है। क्या हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है। यदि प्रकाश किरणों का जो परावर्तन है वो एक ही दिशा में होता है तो ऐसा परावर्तन कहलाता है नियमित परावर्तन। तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो इन प्रकाश किरणों का परावर्तन एक ही दिशा में होता है, एक दिशा में होता है। ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है भाई, नियमित परावर्तन कहलाता है। परावर्तन कहलाता है। आया समझ में, चलिए भाई
अब सेकंड है हमारा विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, समझिएगा ध्यान से। विसरित परावर्तन, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, नियमित परावर्तन। तो वो क्या है कि जब जो परावर्तित जो किरणें यदि एक ही दिशा में है तो वो नियमित है। अब यह है विसरित, इसमें क्या होगा भाई, डायरेक्शन क्या होगी परावर्तित किरणों की, अलग अलग हो जाएगी। तो इसको हम नाम देंगे विसरित परावर्तन। देखिएगा कैसे, सॉरी, इसके लिए हमें क्या है, एक खुदरी सतह माननी पड़ेगी, खुदरी सतह लेनी पड़ेगी। उस पर क्या है भाई, पॉलिश है। ये आपकी खुदरी परावर्तन सतह है, परावर्तक पृष्ठ कह दीजिए। खुदरी क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। अब देखिएगा ध्यान से, मान चलिए इस सतह पर कोई प्रकाश किरण आई तो परावर्तन के बाद ऐसे लौट गई। कोई प्रकाश किरण इस पर ऐसे आई तो ये परावर्तन के बाद ऐसे लौट गई। कोई इस पर आई तो वो ऐसे लौट गई। कोई ऐसे आई इस पर तो वो ऐसे लौट गई। तो आप देखो जो यहाँ पर परावर्तित जो किरण है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग हो गई। एक इधर की तरफ जा रही है, एक इधर की तरफ जा रही है और एक इधर की तरफ जा रही है। तो ऐसा परावर्तन कहलाता है विसरित परावर्तन। चलिए डेफिनेशन इसकी हम लिख देते हैं। जब प्रकाश किरण किसी खुदरी सतह पर आपतित आपतित होती है तो प्रकाश किरणों का परावर्तन अलग अलग दिशाओं में हो जाता है ऐसा परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। विसरित परावर्तन कहलाता है, राइट। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई विसरित परावर्तन की। अब अगली हेडिंग है हमारा दर्पण। अब हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में, देखिएगा ध्यान से। चलिए दर्पण काफी बड़ा है, इस क्लास के अंदर तो नहीं हो पाएगा, चलिए करवा ही देते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चैप्टर हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना है। बोर्ड एग्जाम काफी हमारे क्या है भाई, पास है। चलिए दर्पण को पढ़ ही लेते हैं ना। देखिए मान के चलिए एक पारदर्शी सतह है, क्या है, एक पारदर्शी क्या है भाई, सतह है। मान चलिए ये कोई क्या है, आपकी पारदर्शी सतह है। पारदर्शी सतह का मतलब होता है जिसको आप आर पार देख सकते हो। यदि हम इस पारदर्शी सतह की एक तरफ से पॉलिश कर दें, एक तरफ से यदि हमने इसको ऐसे पॉलिश कर दी तो किसका निर्माण हो जाएगा, दर्पण का निर्माण हो जाएगा। और हमने ऐसे पॉलिश कर दी तब भी किसका निर्माण हो जाएगा, दर्पण का निर्माण हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि इस सतह का हम नाम देंगे अवतल दर्पण और इसको हम नाम देंगे उत्तल दर्पण। तो बेसिकली दर्पण की डेफिनेशन क्या बन गई कि जब भी हम किसी पारदर्शी सतह को एक तरफ से क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो दर्पण का निर्माण हो जाता है। तो इस बात को हम लिखते हैं डेफिनेशन के अंदर, देखिएगा ध्यान से। देखिए जब किसी पारदर्शी सतह की एक तरफ से पॉलिश कर दी जाती है तो दर्पण का निर्माण हो जाता है, निर्माण होता है। ये तो है दर्पण की परिभाषा। अब पढ़ेंगे हम दर्पण के प्रकार। देखिएगा ध्यान से, दर्पण
मुख्यतः मुख्यतः दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, याद रख लीजिएगा। दर्पण जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो तो है आपका समतल दर्पण, और दूसरा है हमारा गोलीय दर्पण। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में। तो आप सबसे पहले लगा लीजिएगा समतल दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण क्या होता है। देखिए देखिए ये क्या है, एक मान के चलिए दर्पण है, एक सेकेंड, ये क्या है आपका दर्पण है, ठीक है। इसको ऐसे मत समझिएगा तार है, पहली बात। ये क्या है, जैसे आपका हाथ है ना, उसको आप सीधा रख देते हो बिल्कुल लंबवत, जो आपका ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ इसको कहते हैं दर्पण। अब दर्पण देखो क्या है, आप सभी ने देखा होगा घरों में क्या है, जैसे जैसे आप नहाते हो सुबह मॉर्निंग के अंदर, तो आप क्या है अपना चेहरा और अपने बालों को किसके सामने, जिसको आप कांच बोलते हो, क्या बोलते हो, कांच। कांच का क्या है भाई, बालों को, अपने बालों को संवारते हो और अपने चेहरे को देखते हो। तो कांच है ना, कांच, उसको हम तो कांच कहते हैं, लेकिन कांच को साइंस की भाषा में कहा जाता है दर्पण। क्या कहते हैं, दर्पण। तो वो इसका क्या है, ये दर्पण है आपका, ठीक है। ये समतल है, देखो बिल्कुल क्या है, सीधा है, समतल है। इसकी यदि आप एक तरफ से क्या कर देते हो, पॉलिश कर देते हो, लीजिए, तो ये किसका निर्माण हो गया भाई, समतल दर्पण का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसा सामान्य दर्पण जिसकी एक तरफ से पॉलिश हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण ऐसा सामान्य ऐसा सामान्य दर्पण जिसकी एक तरफ, सॉरी बच्चों, एक तरफ से पॉलिश हो, पॉलिश हो, समतल दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। राइट, चलिए अगला है हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखिएगा, देख गोलीय दर्पण क्या होगा, सुनना ध्यान से। देख किसी भी सतह का, किसी भी पृष्ठ का जो वक्राकार भाग होता है, वक्राकार का मतलब क्या है, जैसे मान चलिए आपके गोला है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको बीच में से काट दिया, आपने इसको बीच में से काट दिया, तो यहां पर आपको दो स्ट्रक्चर नजर आएगी, एक ऐसे और एक ऐसे। राइट, यदि आप इसके अंदर तरफ पॉलिश कर देते हो और इसके आप क्या है बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हो, अब जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आई है, ये वाली ये वाली ये वाली, इसको कहते हैं वक्राकार पृष्ठ। क्या कहते हैं, वक्राकार इसको पृष्ठ कहा जाता है। तो ऐसा दर्पण जिसके वक्राकार पृष्ठ पर क्या कर दे भाई, हम पॉलिश कर दे, वो क्या बन जाएगा, हमारा गोलीय दर्पण बन जाता है। तो लिखते हैं ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके वक्राकार पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, कर दी जाए, गोलीय दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। राइट, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता
है, जिनमें से पहला प्रकार तो हमारा है अवतल दर्पण और सेकंड है उत्तल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में। फर्स्ट है हमारा अवतल दर्पण। देखिएगा ध्यान से, देखिए अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है। देखिए गोले दर्पण का, गोले दर्पण कह सकते हो, गोले दर्पण के प्रकार चल रहे हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि वह दर्पण जिसका जो परावर्तक जो पृष्ठ है, परावर्तक जो पृष्ठ है वो कहाँ हो, अंदर की ओर हो। कहाँ हो, परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो, अंदर की ओर हो, तथा पोलिस कहाँ हो भाई, बाहर की ओर हो। पोलिस कहाँ हो, बाहर की ओर हो। सुनना भाई ध्यान से, अवतल दर्पण को ध्यान से समझ लेना, उत्तल दर्पण तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखिए ये मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो, अंदर की ओर हो, और पोलिस कहाँ हो भाई, बाहर की ओर हो। पोलिस देखो ये है, पोलिस यहाँ पर है, जहां पोलिस है वो कौन सी सतह है, बाह्य सतह है, और जहां से प्रकाश का परावर्तन होगा, जो परावर्तक पृष्ठ है वो कहाँ है, अंदर की ओर है। तो ऐसा दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण के ना भाई दो नाम और हैं, सुनना ध्यान से कौन कौन से हैं। इसको हम वास्तविक दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक दर्पण भी कहते हैं, और साथ के साथ इसको हम अभिसारी, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। देखो वास्तविक दर्पण क्यों कहते हैं, आगे मैं आपको प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ाऊंगा, तो वहां हम सीखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। तो वहां आप देखोगे कि वास्तव में प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका वास्तविक दर्पण नाम दे दिया, ठीक है। और अभिसारी दर्पण नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को सिकुड़ने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम है अभिसारी दर्पण, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। परिभाषा क्या है, वह दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर हो तथा पोलिस बाहर हो, बाहर हो, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अवतल दर्पण कहलाता है। तो ये डेफिनेशन हो गई भाई अवतल दर्पण की। तो ये आपको जो डायग्राम बनके तैयार हुआ है, इसका नाम क्या है, अवतल दर्पण। चलिए अगला है हमारा उत्तल दर्पण, सेकंड है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जस्ट इसका क्या है भाई, उल्टा हो जाएगा। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर हो और पोलिस कहाँ हो, अंदर हो। फॉर जैसे कि डायग्राम बड़ा है इसका, तो यहां पर देख सकते हो, अंदर तो क्या है भाई, पोलिस है, और परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, बाहर है। ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुई है उत्तल दर्पण की। जैसे भाई अवतल दर्पण के दो नाम थे, ऐसे ही उत्तल दर्पण के भी दो नाम हैं। इसको हम आभासी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी दर्पण, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश किरणों का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है भाई, आभासी बनता है, वास्तव में नहीं बनता, सिर्फ आभास होता है, इसीलिए इसको आभासी दर्पण कहते हैं। और इसको भाई अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपसारी दर्पण क्यों कह रहे हैं,
क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, इसीलिए इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। राइट, चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर हो तथा पोलिस अंदर हो, पोलिस कहाँ हो, अंदर हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको उत्तल दर्पण ना देकर वो इन दोनों में से कोई सा भी नाम आपको भाई दे सकता है। वो आभासी दर्पण कहेगा, समझ जाना उत्तल दर्पण की बात चल रही है। अपसारी दर्पण कहे, समझ जाना उत्तल दर्पण की बात चल रही है। चलिए भाई, अब देखिएगा ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ बिंदु, या फिर कह सकते हैं हम परिभाषा पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देखिएगा। तो सबसे पहले है परिभाषा के अंदर हम पढ़ेंगे द्वारक के बारे में। सबसे पहला है द्वारक। अब देखिएगा दर्पण के अंदर भाई द्वारक क्या होता है। देखिए, ये तो है आपका उत्तल दर्पण और ये है आपका अवतल दर्पण। जो आपको इस दर्पण का ये वक्राकार भाग नजर आ रहा है, कौन सा, थोड़ा सा कलर में अलग दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे कि आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से नजर आए। ये जो आपको वक्राकार भाग दिखाई दे रहा है दर्पण का, ये वाला, इस वक्राकार भाग को ही कहा जाता है दर्पण का द्वारक। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी भाई? दर्पण के वक्राकार भाग को द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? द्वारक कहते हैं। तो ये आपका क्या है भाई? द्वारक है। ये भी क्या है आपका? द्वारक है। राइट, ये तो है भाई द्वारक की परिभाषा। अब है हमारा सेकंड, ध्रुव, पोल जिसे हम कहते हैं। पोल क्या है भाई? देखिए, किसी एक दर्पण को हम ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। देखिए, ये आपका द्वारक है। इस द्वारक का जो मिड पॉइंट है, जो इस द्वारक का मध्य बिंदु है, इसको भाई ध्रुव कहते हैं और इसको पी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? पी से व्यक्त करते हैं। और रही बात द्वारक को, तो द्वारक को आपकी मर्जी है, आप इसको mn से व्यक्त कर सकते हो, आप इसको पी क्यू से भी व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो ध्रुव रहेगा हमेशा, उसको हम किससे व्यक्त करेंगे भाई? पी से व्यक्त करेंगे। तो डेफिनेशन क्या बन गई भाई इसकी? कि द्वारक का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। चलिए इसको लिखते हैं, द्वारक का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। ये है भाई ध्रुव की परिभाषा, और इसे लिख दीजिए पी से व्यक्त करते हैं, इसे व्यक्त करते हैं। राइट, चलिए आगे बात करते हैं हम। तीसरा पॉइंट आता है भाई इसके अंदर, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अब देखिएगा भाई वक्रता केंद्र क्या है। देखिए, दोनों आपने गोल दर्पण बनाए हैं। एक तो आपने कौन सा बनाया भाई? उत्तल दर्पण का निर्माण किया। एक आपने क्या बनाया? अवतल दर्पण का निर्माण किया। ये तो है आपका भाई अवतल दर्पण। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये है आपका उत्तल दर्पण।
तो इन दोनों दर्पणों का निर्माण कैसे हुआ था भाई? गोला था, ये क्या था भाई? गोला था। उस गोले को हमने क्या था किया क्या आया किया क्या इसके साथ बीच में से उसको हमने काट दिया, तो इन दोनों आकृतियों को लिया और पॉलिश हमने कर दी। तो जो हमें बन के तैयार मिला वो हमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का निर्माण हो गया। तो गोलीय दर्पण जो है जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण, ये दोनों गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण जो है वो जिस गोले का भाग है, गोले के भाग है दोनों दोनों, उस गोले का जो केंद्र होगा वो कहलाएगा भाई दर्पण का वक्रता केंद्र। और इसको सी से व्यक्त करेंगे, किससे व्यक्त करेंगे? सी से व्यक्त करेंगे। तो समझ में आया होगा भाई, जो गोलीय दर्पण है वो जिस गोले के भाग है उस गोले का केंद्र है वक्रता केंद्र। तो देखिएगा ध्यान से, तो यदि वक्रता केंद्र है उसको हम सी से व्यक्त करते हैं। देखिएगा ध्यान से, डायग्राम बना लेते हैं पहले हम दोनों के लिए कि दोनों का वक्रता केंद्र कहाँ होगा। देखिए ये आपका डायग्राम है, इसके लिए वक्रता केंद्र कहाँ होगा? इधर होने वाला है। ये आपका वक्रता केंद्र है अवतल दर्पण के लिए, और ये हमारा क्या है भाई? उत्तल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र कहीं ना कहीं यहां होने वाला है सी। तो डेफिनेशन क्या बन गई भाई? डेफिनेशन बन के तैयार हो गई कि भैया कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, राइट। चलिए ये तो हुआ वक्रता केंद्र की परिभाषा। अब चौथा है हमारा मुख्य अक्ष। अब देखिए भाई मुख्य अक्ष क्या है। देखिए ये आपका क्या है भाई? एक उत्तल दर्पण है, अच्छे से बना लेते हैं एक बार, 1 सेकेंड। ये आपका अवतल दर्पण है, पॉलिश कहाँ कर दी मैंने? बाहर की तरफ। और ये वक्राकार भाग क्या है? द्वारक है, और द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है वो हमारा ध्रुव कहलाता है पी। और ये जो गोले दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र सी। अब परिभाषा क्या है सुनना ध्यान से मुख्य अक्ष की। देखिए दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है भाई? मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। परिभाषा क्या है भाई? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको नोट डाउन करते हैं। बच्चों तबीयत इतनी ज्यादा खराब है फिर भी मैं आप सभी के लिए ना वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज आप सपोर्ट किया करो, वीडियो को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, आपका फर्ज बनता है कि आप लोग भी हमें क्या करो? सपोर्ट करो। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को मिलाने मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है, कहलाती है। ये तो डेफिनेशन हुई भाई मुख्य अक्ष की, राइट। चलिए अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर पांचवी परिभाषा क्या होगी। अगला है हमारा फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, अब समझना भाई फोकस बिंदु क्या होता है। देखिए ये आपका क्या है भाई?
अवतल दर्पण है ये वाला, अच्छे से बना लेते हैं। सॉरी बच्चों, चलिए ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, और ये आपका उत्तल दर्पण है। इसमें क्या है भाई, पोलिस बाहर की तरफ है, और इसमें क्या है, पोलिस अंदर की तरफ है। राइट, अब देखिएगा ध्यान से, ये आपका ध्रुव है, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है सी, और दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या है भाई, हमारी मुख्य अक्ष। राइट, अब देखिएगा ध्यान से, मान के चलिए अनंत पर, कहां पर, अनंत पर कोई प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। यहां पर अनंत पर क्या है भाई, प्रकाश स्रोत है। तो देखिएगा ध्यान से, जब भी कोई प्रकाश किरण अनंत से आकर, कहां से आकर भाई, अनंत से कोई भी प्रकाश किरण आती है तो वो कैसी आती है, हमेशा याद रखना, समांतर आती है। कैसी आती है, समांतर आती है हमेशा। उसका रीजन क्या है भाई समांतर आने का, मान के चलिए आप पृथ्वी पर हो, ठीक है, लेकिन पृथ्वी आप सभी ने अच्छे से पढ़ा है गोल है, क्या है, पृथ्वी गोल है। यदि पृथ्वी गोल है, वास्तव में तो गोल है, और हम पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है, हम क्या है, पृथ्वी के ऊपर है। यदि पृथ्वी गोल है तो हम गिर जाने चाहिए, लेकिन हम गिरते नहीं है। और आप देखो, आपके आंखों से दूर तक देख लो आप चाहे, आपको कैसा नजर आएगा भाई, समांतर नजर आएगा। उसका रीजन यही है कि जब भी हम कोई चीज को अलग से देखते हैं तो हमको समांतर नजर आती है, और जब भी कोई प्रकाश किरण समांतर आएगी इसका मतलब वो अनंत से आ रही है, और जब भी कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है समांतर मुख्य अक्ष के, तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु। इसको एफ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं भाई, एफ से व्यक्त करते हैं। बात की जाए यहां पर, प्रकाश किरण अनंत से ऐसे आई, आप देखो अंदर तो जाएगी नहीं, क्यों, क्यों, पोलिस है, तो ये क्या है भाई, इसका परावर्तन हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिल जाएगी। इसको कहते हैं भाई फोकस बिंदु एफ, और ये भी क्या है, फोकस बिंदु है एफ। तो यहां से आप ध्यान दीजिए, जो फोकस बिंदु है वो सी और पी के बीच में, सी और पी के बीच में हमेशा बनेगा, हमेशा बनेगा सी और पी के बीच में। आगे हम इसको पढ़ेंगे फोकस दूरी और वक्रता केंद्र से, तो वहां मैं अच्छे से इसको क्लियर कर दूंगा। तो डेफिनेशन क्या हो गई भाई, परिभाषा बन गई आपकी कि जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, आती है, तो वह परावर्तक पृष्ठ से टकराकर टकराकर मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, जिस बिंदु से गुजरती है वह बिंदु, वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। इसे एफ से व्यक्त करते हैं, करते हैं। राइट, तो ये आपकी भाई डेफिनेशन हो गई किसकी, फोकस बिंदु की। और दोनों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए मैंने क्या है भाई, आपको फोकस बिंदु समझा दिया है कि कहाँ किसमें फोकस बिंदु आएगा। चलिए अगला है हमारा फोकस दूरी, अगला है हमारा 6 फोकस दूरी। अभी फोकस दूरी क्या होगी भाई, देखिए ध्यान से, एक ही डायग्राम से हम समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है, अच्छे से बनाते हैं डायग्राम को, ये हमारा है अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र। अब देखिएगा, देखिए दर्पण के
ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु के मध्य की जो दूरी है वो कहलाती है भाई फोकस दूरी f। समझ में आया? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के मध्य की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, और इसको व्यक्त करते हैं स्मॉल f से। लिखते हैं दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। राइट, ये इसका डायग्राम हो गया। एक पॉइंट हमसे छूट गया है, किसके अंदर? वक्रता केंद्र के बाद आता हमारा वक्रता त्रिज्या, उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 है हमारा वक्रता त्रिज्या। इसको हम व्यक्त करते हैं कैपिटल R से। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है। ये आपका एक अवतल दर्पण है, ये आपकी मुख्य अक्ष है, यह ध्रुव है, ये फोकस बिंदु है, ये आपका वक्रता केंद्र है। देखिए दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। इसको व्यक्त करते हैं स्मॉल f से। परिभाषा क्या बन जाएगी भाई? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। राइट, तो ये है आपकी भाई वक्रता त्रिज्या। अगली हेडिंग है हमारी प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसको हम पढ़ेंगे भाई अगली क्लास में। नेक्स्ट जो क्लास आएगी आप सभी के लिए, उसके अंदर हम प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ेंगे, और साथ के साथ अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से हम क्या बना लेंगे? प्रतिबिंबों का निर्माण भी हम कर लेंगे, और साथ ही साथ वहां पर हम चिन्ह परिपाटियों को भी भाई खत्म कर देंगे। तो ये क्लास आपको कैसा लगा? ये पहला क्लास है भाई, फर्स्ट क्लास था आज के चैप्टर नंबर 9 का, यानी कि जो फिजिक्स जो सेकंड बुक है उसका पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशी का ये पहला लेक्चर था। आप सभी काफी डिमांड थी कि सर पहला चैप्टर 9 चैप्टर करवा दीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, तो उसको भाई स्टार्ट हमने कर दिया है। अब आप सभी का कैसा सपोर्ट रहता है वो तो आप ही जानते हो। आप सपोर्ट जितना करोगे अच्छा उतना ही बेहतर होगा। तो आप सभी ना कमेंट करके जरूर जाना कि आपको ये क्लास कैसा लगा। ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ग्रुप को भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।